नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो वीडियो है दोस्तों ये मेनिंजाइटिस के ऊपर है। और आप सभी लोग, अगर आप लोग प्रैक्टिस लाइन से, डॉक्टर लाइन से बिलोंग करते हैं तो भली भांति परिचित हैं कि मेनिंजाइटिस और खासकर ये बच्चों में पाया जाता है। हम क्योंकि जितने भी मेनिंजाइटिस के केसेस मैंने पिछले कुछ सालों में सुने हैं उसमें से 99% केसेस बच्चों के अंदर थे। अब कितना सीरियस है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके सारे के सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके साइन के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में। तो एग्जैक्टली व्हाट इज मेनिंजाइटिस, बिल्कुल एकदम देशी भाषा में बोले तो मस्तिष्क ज्वर को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। कि एक आपने शब्द सुना होगा कि दिमाग बुखार, मतलब बुखार दिमाग के ऊपर चढ़ गया। तो ये तो एक आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि व्हेनेवर देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन, स्पेशली इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, विच इज नोन एज द मेनिंजेस। क्योंकि जो हमारा हर ऑर्गन शरीर का जो होता है वो हर ऑर्गन सीरस मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है। जैसे कि हमारा लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है, हमारा हार्ट जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है। तो इसी तरह से हर ऑर्गन जो है वो कोई ना कोई मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होता है। हमारे जो जॉइंट है वो हमारे जॉइंट जो होते हैं वो सीरस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इन द सेम मैनर जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मतलब हमारा ये जो खोपड़ी के अंदर जो भेजा है ब्रेन, और ब्रेन के बाद हमारी ये मेरुदंड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चलती है, ये पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसके अंदर होता है ब्रेन और जिसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये कवर्ड रहती है मेनिंजेस से। इसकी जो लेयर है, इसकी जो सीरस मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो whenever there is the inflammation of the meninges, meninges का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसी से इसका नाम भी सिद्ध हो जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिन मतलब मेनिंजेस से संबंधित, और मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो मतलब ये मेनिंजाइटिस होगी। कि जब भी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर लेयर या फिर सीरस मेम्ब्रेन, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब ये बता ही चुका हूं कि ये बच्चों के अंदर सबसे कॉमनली पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। हमारे ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, हमने कुछ कंट्री के अंदर पिछले दिनों कुछ एन्सेफेलिक फीवर के बारे में सुना था, आपको याद होगा, न्यूज में देखा होगा कि जो बच्चों को दिमागी बुखार, या यूपी में भी हुआ था, है ना, गोरखपुर के पास, कि कोई दिमागी बुखार हो रहा था और बच्चों को मेनिंजाइटिस हो रहा था, एन्सेफेलाइटिस हो रहा था, और बच्चे उसमें एक्सपायर हो रहे थे। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेनिंजाइटिस। तो इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब मैं एक बार दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, बाकी बातें अपन उसके बाद उसके साथ साथ समझेंगे। तो अब आप मेरे देख पा रहे हैं मुझे भी और ये इस स्क्रीन को भी, और ये एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये हमारा ब्रेन है, ये यहाँ पे ब्रेन की आउटर लेयर, ये खोपड़ी है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये खोपड़ी है। खोपड़ी के नीचे जो लेयर है इसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये मेनिंजेस की 3 लेयर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल मेनिंजेस ऐसी होती है, और जब मेनिंजाइटिस होता है तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेनिंजाइटिस। ऐसा कुछ ये ऐसे डायग्राम्स है, इसके अंदर आप अच्छे से समझ सकते हैं। कॉज पे अपन आ रहे हैं, ये बेसिकली मेनिंजाइटिस मतलब ये इन्फेक्टिव ही होता है। इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस की हम बात कर रहे हैं, ये आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो होती है मेनिंजेस, जब इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेनिंजाइटिस। इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ चुके हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली हर मेनिंजाइटिस का केस हमको फ्लू के जैसा लगता है, बस उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो 3 सिम्टम होंगे एक मेनिंजाइटिस के केस के अंदर, कि पहला तो इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन है तो भाई फीवर आएगा। ठीक है, इन्फेक्शन क्योंकि हेड में है और हेड का कोई पार्ट इन्फ्लेम हुआ है जो कि है मेनिंजेस, जो मेनिंजेस की लेयर है, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहला वहां पे होगा पेन। तो फीवर आएगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, पेन होगा मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन की वजह से, वहां पे पेन होगा, हेडेक होगा मतलब। और जो तीसरा सिम्टम होगा जो बड़ा नोटिसिंग होगा इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो आप एक मेनिंजाइटिस के केस का डायग्नोसिस कर ही नहीं सकते, जब तक कोई न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। और वो साइन है स्टिफनेस इन द नेक। दोस्तों ये याद रख लेना कि कोई बच्चा तुम्हारी क्लिनिक में अगर आता है
जिसको हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, जिसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पर वो बच्चा बार बार बोल रहा है कि नहीं मेरे को गर्दन में अकड़ी हुई लग रही है, फिर गर्दन उसने ऐसी रखी हुई है, आपने उसको घूमने को बोला तो वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, वो गर्दन नहीं मूव कर पा रहा है। तो रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस ऑफ नेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम इन द इनिशियल फेज ऑफ द मेनिंजाइटिस। ठीक है, आप एडवांस फेज में क्या होगा वो सब तो अपन देख ही लेंगे। तो इनिशियली यही होगा। और सबसे बुरी बात मेनिंजाइटिस की जो मैं बता चुका हूं कि इसको एक आम जो बुखार होता है, एक आम फ्लू का बुखार होता है, उससे सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनिशियली ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिलता कि हम अलार्म्ड हो जाएं कि इसको मेनिंजाइटिस है और उसको हम हॉस्पिटलाइज करके प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है। तो इनिशियल 3 सिम्टम है, फीवर आएगा, हेडेक होगा और इनिशियली हल्की सी गर्दन में अकड़न होगी। यही हमको 3 साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। और एडवांस केस के अंदर जो साइन एंड सिम्टम वो वापस वही होंगे प्राय कि सबसे पहले तो एक फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक होगी, सीवियर हेडेक होगा, बहुत तगड़ा हेडेक होगा। अब क्योंकि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो जब भी दिमाग में सूजन बढ़ती है, मेनिंजेस की स्वेलिंग बढ़ेगी तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो वोमिटिंग चालू हो जाएंगी, नॉशिया एंड वोमिटिंग। तो 3 सिम्टम तो हमारे जो अब हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल फेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैंक मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं। तो उसके सिम्टम क्या होगा? सीवियर फीवर आ जाएगा, सीवियर बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा, स्टिफनेस ऑफ नेक होगी, बहुत सीवियर हेडेक होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको नॉशिया एंड वॉमिटिंग होगी। वही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट के बिहेवियर में आपको बदलाव दिखेगा, उसके अंदर आपको कंफ्यूजन दिखेगा, कंसंट्रेटिंग नहीं कर पाएगा, वो ट्रबल इन कंसंट्रेशन दिखेगा। जब यही इंट्राक्रेनियल प्रेशर और बढ़ेगा तो इसको मिर्गी के झटके, एपिलेप्टिक सीजर्स भी आएंगे। और ये सारे सिम्टम मेन हैं, ये मेनिंजाइटिस के हमको मेन सिम्टम दिखेंगे। अब इसके कॉज पे आते हैं। इसका कॉज क्या है दोस्तों? ऐसे कई बैक्टीरिया होते हैं, मेनली ये वायरल होता है, पर ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। एक चीज होती है हमारे दिमाग के अंदर, ब्लड ब्रेन बैरियर, कि हमारे बॉडी का दिमाग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऊपर वाले ने वहां पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर लगा के रखा है कि आप देखते हो ना हम कितने इन्फेक्शन झेलते हैं, सेप्टिसेमिया से जैसी कंडीशन के लोगों के शरीर में पस पड़ जाता है, बट ब्लड ब्रेन बैरियर इतना पावरफुल बनाया है ईश्वर ने कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके बहुत कम चीजें हमारे ब्रेन तक पहुंच सकती हैं। बट दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भाग्यवश कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, खासकर छोटे बच्चों में, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, वो कई बार ब्लड ब्रेन बैरियर को उचक के पार कर लेते हैं और फिर वो जाके मेनिंजेस या ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। तो इसका ये कॉज है। इसके कॉज होते हैं मेनली वायरल, समटाइम्स बैक्टीरियल एंड वेरी रेयरली फंगल। तो इसके कॉज हो गए। साइन एंड सिम्टम की बात हम कर चुके हैं। अब देखो एलोपैथी के अंदर मैंने हजारों बार अपना कैरियर 16 साल से काम कर रहा हूं, हजारों, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो सैकड़ों बार मैंने बस एक चीज देखी है कि ये पेशेंट को सिर्फ एंटीबायोटिक देते रहते हैं और पेशेंट डिटोरिएट होता रहता है। अल्टीमेटली पेशेंट कोमा में चला जाता है, कोमा में जाने के बाद उसको रेस्पिरेशन नहीं चलता, फिर वो बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है और वेंटिलेटर पे जाने के कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। मैंने अपने कैरियर में बहुत कम केसेस मेनिंजाइटिस के देखे हैं जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से रिसेसिटेट हुए। तो अगर आपके पास भी, सबसे पहला डिस्क्लेमर, ये आम लोगों के लिए नहीं है वीडियो, ये मैं सिर्फ मेरी डॉक्टर्स जो ऑडियंस है, जो कि 90% मुझे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, मैं उनको एजुकेट करने के पर्पस से बना रहा हूं। मेरा कोई एक आम आदमी से लेना देना नहीं है। इसमें बताई गई दवाएं अगर आप इस सीरियस बीमारी पे अपने बच्चे पे यूज करते हो और उसका कोई खामियाजा आप भुगतते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूं रिस्पॉन्सिबल। ये सिर्फ मेरे डॉक्टर्स को मैं एजुकेट करने के लिए बना रहा हूं। तो द 3 most important medicine indicated in the case of the meningitis are, the first one is the Apis mellifica। जी हाँ दोस्तों, Apis mellifica देनी है in the 30 potency। The second medicine will be the belladonna in 200 potency। potency अच्छे से याद रखिएगा, Apis 30 में है, belladonna 200 में है। and the third medicine is Helleborus niger in the 200 potency। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन से खासकर इनिशियल फेज में जब आपको पता है कि उसके अंदर जस्ट फीवर आए ही है, उसके अंदर जस्ट रिजिडिटी ऑफ नेक आपको दिखी ही है, उसके अंदर हेडेक होना स्टार्ट, मतलब कहने का कि ऐसे सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस के केस जो ऊपर वाले की दया से आपने एकदम इनिशियल फेज में आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो ये मेडिसिन आप अपनी क्लिनिक से दे सकते हैं। और ये मेडिसिन आप दोस्तों उन केसेस में भी दे सकते हैं और देना ही चाहिए आपको। आपको उन बच्चों के मरने का वेट नहीं करना है,
आपको ये नहीं तो देखना है कि एलोपैथ वाला कुछ करेगा तब मैं कुछ करूंगा। अगर ऐसा कोई केस बच्चा हॉस्पिटल में है और आपके तक आता है तो आप इन तीनों मेडिसिन को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एलोपैथी में जो वो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। और बाय द गॉड्स ग्रेस अगर बीमारी बहुत ज्यादा नहीं बड़ी होगी, अगर बच्चे के ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा, तो ये प्रिस्क्रिप्शन का जमीन और आसमान का फर्क आपको दिख जाएगा अगर बच्चे ने हमको 6 से 7 दिन का समय दिया दवाओं को काम करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर रविवार को शाम को 9 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।